जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के गिनती के दिन बचे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढूं क्या छोड़ूं। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है और टाइम इतना कम है कि कवर ही नहीं हो पाएगा। तो चिंता छोड़िए, मैं लाया हूं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस गेस करके। इसी तरह गेस करके मैंने पिछली भर्ती में भी दिया था, जिससे इन सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये जितने दिख रहे हैं इन सबको सिलेक्शन के लिए मैंने क्वेश्चन गेस करके दिया था और ये सभी मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। और आगे मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं। सारे वीडियोज को देख जाइएगा, अंत तक देखिएगा शुरू से लास्ट तक, ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट हो। तो पूरी वीडियो देखिए, जरूर देखिए और अपने वर्दी के सपने को बुलंद करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के कई प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, उसमें से जातिवाचक संज्ञा का प्रकार आपको ढूंढना है। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है स्वर्ग, चौथा है मंडल। मनुष्य आप बोलते हुए सुने भी होंगे बहुत सारे लोगों को, मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति के लिए जातिवाचक शब्द यूज किया जाता है और ये है मनुष्य जाति। सही आंसर है बी। अगला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा। पक्ति शब्द जो होती है, तद्भव और तत्सम में क्या अंतर है, ये मैं पूरी बात बता देता हूँ। तत्सम और तद्भव का अंतर मतलब यही होता है कि जो शब्द संस्कृत से हुबहू उठा लिए गए हों उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो उनका बदला हुआ रूप होता है तद्भव कहलाता है। तो पक्ति का होता है पात, जो विकल्प संख्या बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है। देखो, इस वीडियो को देखने से क्या फायदा होगा आपको कि आप उन शब्दों का मतलब समझ पाएंगे। मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब होता है, और सारे वीडियोज देखेंगे एक एक करके, तो आपको वो चीज पुख्ता हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा और बहुत कम समय में आप सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। अब कोई एक टॉपिक नहीं है इसमें, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है और जीके भी है। और जो मेन मेन क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैंने पिछली बार गेस किया था उत्तर प्रदेश सिपाही का, जिसमें बहुत शुरू में वीडियो को शुरू में आपने देखा था बहुत सारे लोगों का वर्दी में फोटो, वो सब मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं मेजर, और अब हम लोगों ने ऑनलाइन भी लॉन्च कर दिया है। अपना सारे कंटेंट हम आपको देने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। तो आप उसको देखिए, और इसमें जो जो मेन मेन क्वेश्चन मैंने पिछली बार गेस किया था वो सारे बच्चों को उससे फायदा हुआ था। इस बार भी मैं आपको गेस करके दे रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं और बढ़िया बढ़िया टाइप है, इसमें सारा चीज आपको सीखने को मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब है। तो कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट देख करना है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये था, उपसर्ग की पहचान। उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरू के शब्द के शुरू में लगे, जैसे कि प्रत्यक्ष में प्र लगेगा, प्रति लगेगा, परि लगेगा, प्रत्यय लगेगा। विकल्प संख्या बी सही आंसर है, बी, तीसरे का बी। तो चौथा क्वेश्चन है बनारस शब्द का तत्सम क्या है। अभी कुछ देर पहले मैं तत्सम तंधव का मतलब समझाया हूँ। बनारस का सही आंसर होता है वाराणसी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही वर्तनी का चिन्हित करिए, इसमें से सही वर्तनी कौन सी है। विकल्प में देखो ऊ की मात्रा का बड़ा खेल किया हुआ है, किसी में बड़ा ऊ है, किसी में छोटा ऊ है, शब्द वही है। किसी किसी प्रश्न में क्या होता है कि चारों विकल्प अलग अलग होते हैं, किस मतलब एक मिलते जुलते शब्द नहीं होते, अलग अलग शब्द होते हैं, बिल्कुल अलग अलग। इसमें क्या किया है कि एरर के साथ दे दिया गया है, एक ही शब्द के अलग अलग, किसी कोई सही है कोई गलत है, और अलग अलग तरीके से ऊ की मात्रा कभी इधर से कभी उधर से करके दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से विकल्प को देख के समझ के बहुत परेशानी होती है बच्चों को, इसलिए मैंने ये प्रश्न को लिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ए, सहानुभूति। 9 में छोटा ऊ रहेगा, भ में बड़ा ऊ रहेगा, तो सहानुभूति सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, 6 नंबर, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो पर्यायवाची हमको यूज करना है। नीलकंठ तो यूज किया नहीं जाता है, वो तो भगवान शंकर के लिए किया जाता है। चतुर्मुख, गरुड़ध्वज, माधव, माधव कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। सही आंसर है गरुड़ध्वज, विकल्प संख्या सी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। आपको अगर अपने कम समय में ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देख जाइए, बहुत फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सर मुझे पूरा देखना है, सारी चीजें जाननी है, समझनी है,
तो अगर कम टाइम में सीखना है तो इन सभी वीडियोस को देख जाइए, अंत तक देखिए। सभी लोग अंत तक नहीं टिक पाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में वो इधर उधर का वीडियो आ जाता है, उधर देखने चले जाते हैं, ना जगह ना उधर उधर। तो मैं कहूंगा कि जो बच्चे अंत तक देखेंगे बिल्कुल उनको फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। यूपी जीके हिंदी वगैरह सब है, देखो तो पहले। शरण के लिए सही प्रयासी शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। पहला विकल्प दिया है आश्रय रक्षा बचाओ, आश्रय रक्षा बचाओ। उसमें देखो छाता वाला छ दे दिया है, वो होगा ही नहीं, हम किसी भी कीमत पे तो होगा ही नहीं। दूसरा विकल्प सही है, बी वाला आश्रय रक्षा बचाओ। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। एक फूलों की माला से आइए, फूलों की माला ले आइए एक, देख के पता चल रहा है कि गलत है। तीसरा है फूलों की एक माला ले आइए। सही आंसर क्या है? सी, फूलों की माला एक से लाइए। बिल्कुल आइए, बिल्कुल गलत गलत है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। में वाक्य का कौन सा प्रकार है? विधिवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है या इच्छावाचक है? मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर है इच्छावाचक। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय मतलब होता है जो वाक्य शब्द के अंत में लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय से, अब इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो प्रतिकूल है, प्राचार्य है, कृपालु है, उद्गम है। तो मेरे बच्चों इसमें सही आंसर है सी, कृपालु। ठीक है, अंत तक देखिए। हिंदी ही नहीं जीके के भी बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूं, उतने में से क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखो मुहावरा वो होता है लास्ट में ना ना लगा रहता है, इसकी बहुत बड़ी पहचान है। और लोकोक्ति जो होती है वो अलग होती है, उसमें ना ना नहीं लगा रहता है। आगे चल के आप देखेंगे, उस पर उदाहरण लिया है मैंने। पगड़ी उछालना, उछालना क्या मतलब हो सकता है, आप लोग मुझे बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। खुशी से फूले ना समाना, हंसी उड़ाना, अविश्वास करना या अपमान करना? तो सही जवाब है अपमान करना, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले सिंगुलर रखा जाता है, मैंने एक वचन वाला, फिर बहुवचन वाला रखा जाता है। सही विकल्प है सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 14 नंबर, शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। पुष्पसो, पुष्पासो, पुष्पासो। पुष्पासो होता है, पुष्पासो बी और सी में है। आगे देख लेते हैं, मधु और मधु, तो ये मधु होता है, छोटा उ की मात्रा, सही वाला आंसर है सी। पुष्परस भी होता है, ज्यादातर बच्चे मधु तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन बाकी पर्यायवाची में गलती हो सकती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण था जो आ जाने पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठेंगे, इसलिए मैंने इसे लिया। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? खाक डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चांद निकलना, या फिर सीमित साधनों से काम चलाना, या फिर छोटे होकर बड़ा काम करना, या अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इससे इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले लोकोक्ति और मुहावरे के बीच का अंतर। देखो ये लोकोक्ति, इसमें ना ना नहीं लगा है, तो इसका सही विकल्प है डी वाला, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, खाक डाले चांद नहीं छिपता। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के काव्य किस भाषा में है, किस बोली में कह सकते हैं असल में? तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा, ब्रज बोली। बहुत अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल क्या है मेरे बच्चों? दृगांचल का संधि विच्छेद क्या है? दृगांचल का संधि विच्छेद क्या है? तो यह है विसर्ग संधि, और इसमें दृक अंचल, विसर्ग कह रहा हूं, व्यंजन संधि, माफ करिएगा, व्यंजन संधि का सही आंसर है ये दृक, फिर प्लस अंचल, क तीसरे वर्ण में पलट गया, क ख गो में बदल गया है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर देखिए, संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5, सभी जानते हैं 5 होता है। बहुत अच्छा उदाहरण था। और संज्ञा सर्वनाम के विशेषणों की संख्या, सर्वनाम की संख्या, इस पे क्वेश्चन आते हैं, 3 है 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पे क्वेश्चन पक्का पक्का कई सारी परीक्षाओं में आ चुका है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाले एग्जाम में आ चुका है, और अलग अलग परीक्षाओं में आता रहता है। रचना एक जरूर पूछेगा, तो रचना का क्वेश्चन ले आया हूं। साकेत किसकी रचना है? शरकांत त्रिपाठी निराला, द्वारका प्रसाद मिश्रा,
या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय या मैथिली शरण गुप्त, तो सही जवाब है डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि, उस भाग का चयन करिए। यदि त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करिए। उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा। देखो वाक्य एक ही है लेकिन उसके टुकड़े कर दिए गए हैं कि आपको बताना है कि इस वाले हिस्से में गलती है। ए वाला हिस्सा उसे से लेके आशा है यहाँ तक है, बी वाला उसके नीचे, सी वाला उसके नीचे, और डी वाला कोई त्रुटि नहीं है। तो सही जवाब उसे आशा है, ये वाले में गलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न होने वाला। सो सही जवाब है स्वतः उत्पन्न होने वाला। विकल्प संख्या बी, जो खुद से पैदा हो, खुद से बने, खुद से अवतरित हो, स्वयंभू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जलावृत में समास है। जलावृत का मतलब होता है जल से घिरा हुआ, वृत्ताकार घिरा हुआ, और इससे शब्द में कई जगहों पे यूज होता है, लेकिन यहाँ अलग होने की कोई बात नहीं है, अपादान नहीं होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, करण के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो सही विकल्प से क्या है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। दरबारी कहिए, समकक्ष कहिए, 18 डी वाला विकल्प सही आंसर है, अकबर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, वैचारिकी पत्रिका संपादक या संपादिका का नाम बताइए। वैचारिकी एक पत्रिका थी अपने समय की, बहुत फेमस पत्रिका, उसके लिए उन्होंने पूछा है कि आखिर कौन संपादक या संपादिका थी। तो सही जवाब है ए, मणिका मोहिनी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वह कौन सा अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी सही आंसर है, अन्योक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह घोड़े पर सवार था, वह विलाप करने लगा, उनका चरित्र उत्तम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों अशुद्ध वाक्य चुनना है। बहुत सारे लोग शुद्ध और अशुद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से गलती कर बैठते हैं, शुद्ध के बजाय अशुद्ध ढूंढ लेते हैं, मिस्टेक हो जाता है। अशुद्ध बोला है, अशुद्ध है उनका, यहाँ पे उसका चरित्र ये बोलना चाहना चाहिए, या उनका चरित्र उत्तम है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदों किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है, तो सही जवाब इसका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो है एक तरह से जाति की तरह यूज किया गया है। जो गद्दार होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, एक बना हुआ है शब्द ये शामिल कर लिया गया है, जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की वगैरह वह सब। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद को चयन कीजिए। आंसुमन जल सींची, सींची प्रेम बेली बोई, मीरा के लगन लागी होनी सो होई। भैया मीरा के द्वारा, मीरा जी के द्वारा लिखित ये चीज पंक्तियां हैं और ये भक्ति रस से परिपूर्ण है। विकल्प संख्या डी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दर्जी की सुई कभी तास में और कभी टाट में, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कोई दोष न होना, खाली न होना, कबाड़ी का काम करना, बेकार होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो लोकोक्ति मुहावरे बार बार पूछा जाने वाला है, और एक ऐसे हम लोग इतना जल्दी इतना लोकोक्ति मुहावरे नहीं अपने लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए इनको याद करना पड़ता है बैठ के। सही आंसर है खाली ना होना। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। फुआ फूफा, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय। तो जो विशेषता वाला होता है वही होता है यहाँ पे। तो नीलकमल कर्मधारय है, नीलकंठ भी कर्मधारय, नीलगाय भी कर्मधारय है, बचा ए वह कर्मधारय नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए आखिर किस तरह का समास है फुआ फूफा। देवर का तत्सम शब्द क्या है, तो विकल्प ए सही है, द्विवर। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। देखो जब कर्म की प्रधानता हो के द्वारा से ये सब वाक्य में अंतर्निहित होना, तो वो वाला कर्मवाच्य होता है। पैसिव वॉइस अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो वाला। तो राम ने खाना खाया, यहाँ पर तो कर्म कर्ता वाक्य प्रधानता है, धावकों से दौड़ा नहीं गया, ये कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, धावकों वाला नहीं है। जब आता है ना दौड़ा नहीं गया, खेला नहीं गया, ये होता है भाववाचक। तीसरा है फसल काट ली गई है, यह होगा, फसल किसी न किसी के द्वारा तो काटी गई होगी ना, तभी नहीं वाक्य पूरा होगा। फसल किसानों के द्वारा काट ली गई है, जानवरों के द्वारा काट ली गई है, जो भी है। तो यहाँ पे सही आंसर था सी। अब 33 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था।
बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसको याद करने का ट्रिक भी है। क ख ग में जैसे क से शुरू होता है ना, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उसमें क से शुरुआत होती है, तो वायसराय भी क से, कैनिंग से शुरुआत करिएगा। सही आंसर है ए। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? दो ही पूरे सोलर सिस्टम में है जो कि उल्टी भ्रमण करते हैं, एक तो है शुक्र, दूसरा आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो उल्टा भ्रमण करता है। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर है 35। भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों में स्पर्श करती है? तो सही आंसर है ए 9। इस 9 में गोवा भी शामिल है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी शामिल किया गया है। बाकी 8 राज्यों के नाम आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं जो समुद्री सीमा से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। बृहद्रथ था, अपने सैनिक अधिकारी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द्रव्यमान लंबाई समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड वगैरह वगैरह वगैरह। एसआई मात्रक एक और नाम है एमकेएस। इस वाली प्रणाली में एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, तो यही लिखा ही है, तो सही आंसर है ए। एक होता है सीजीएस प्रणाली जिसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड, तो वो सीजीएस प्रणाली होती है। और ये एमकेएस प्रणाली, इसी को एमकेएस प्रणाली को ही एसआई कहा जाता है, एसआई मात्रक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है केरल। आप सभी जानते ही हैं साक्षरता के मामले में बहुत आगे है केरल, करीब करीब 96% साक्षरता दर है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? नटवरी है, चरकुला है, धीवर है, कर्मा नहीं है। कर्मा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ये होता है, आदिवासी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है? सही आंसर है सी। औषधि का मतलब यहाँ पे मेडिकल से है, मेडिकल कौन सा ब्रांच शरीर ऊतक और द्रव से होता है? तो पैथोलॉजी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सही जवाब है बेगम हजरत महल ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये उस 1857 की क्रांति के दमन के बाद नेपाल चली गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सी विधि सतह के पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? घर्षण मतलब सरके ना, स्लिप ना करे, तो सतह का खुरदरापन बढ़ाना, ये बात सही है, यही आंसर सही है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, आलू, नींबू भी कह सकते हो, उसमें होता है? सही आंसर है डी, विटामिन सी ज्यादातर इनमें होता है। क्वेश्चन नंबर 44 से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कुछ मैथ की क्लासेज और रीजनिंग की क्लासेज भी कंडक्ट कराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है हमारा खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, आप ले सकते हैं क्लास। 299 में पूरा मैथ पढ़ने को मिलेगा। जीडी का मैथ पढ़िए, चाहे एसएससी का पढ़िए, एसएससी जीडी, चाहे सीजीएल, चाहे यूपीपी का पढ़िए, या फिर अग्निवीर के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है मैंने। आप उसको पढ़िए, खूब बढ़िया से चैप्टर वाइज सिखाया मैंने। जरूरत पड़ने पे वीडियो कॉल की मदद से आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। अभी भीड़ भाड़ नहीं है तो अभी मैं डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, भीड़ भाड़ बढ़ जाने पे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इस चीज का फायदा उठाइए। तो आपको अगर मैथ पढ़ना है सिर्फ 299 लगेंगे, अगर रीजनिंग पढ़ना है तो 299 लगेंगे, या फिर अगर दोनों मिलाकर पढ़ना है तो बहुत कम सुविधा, बहुत कम ऑफर में आपको मिल जाएगा 449 में, बहुत कम पैसे में 449 में आपको ये पूरा फायदा मिलेगा। तो याद रखिए अगर आपको ये ऑफर उठाना है तो लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप हमारे एप्लीकेशन को लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के चाहते हैं अगर उस परचेज करने के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर एक बार मैसेज कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, हमारी टीम दे देगी जानकारी। अगला प्रश्न मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी का उदाहरण है? अकशेरुकी प्राणी का मतलब ये होता है कि जिसके रीढ़ की हड्डी ना हो। मछली में होती है, खाते हुए हड्डी चुभती है ना, जो खाते होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं खाते तो नहीं जानते, कोई बात नहीं, हटाइए। केचुए और जोंक में नहीं होता है, रेंगते हुए चलते, रेंगते हुए तो बहुत सारे चलते हैं लेकिन इनमें नहीं होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक, इसलिए इनका नाम अकशेरुकी वाली प्राणी की लिस्ट में आता है, जोंक और केचुआ। क्वेश्चन नंबर
45 आपको दिखाता हूँ। 45 में क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश के संबंधित थे? तो सही आंसर है बी, तुलुओं से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 46 कह रहा है दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो सही आंसर है डी, इल्तुतमिश ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नाफेड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पशुपालन, कृषि विपणन, कृषि उपकरण नहीं। सही जवाब है कृषि विपणन, मार्केटिंग और स्टोरेज से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये वाला संस्था ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? ध्यान से देखो, यहाँ पे इस समूह में हासिल शामिल होने की बात हो रही है। यूरोपीय संघ का तो हिस्सा है, हो ही नहीं सकता। G7 विकसित देशों का समूह, वो उसमें है नहीं। वो ग्रुप 20 यानी G20 का हिस्सा है। आसियान का भी है, लेकिन आसियान एक क्षेत्रीय, बस केवल जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं उसमें से है, तो ये नहीं है। आसियान का हिस्सा तो है, लेकिन वो वैश्विक की बात कर रहा है, वैश्विक आर्थिक समूह। G20 है, विकासशील देशों का समूह है, उसमें भारत उसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सही जवाब है लाला हरदयाल ने की थी। बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद या मतलब उपग्रह नहीं है? विकल्प दिया है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, अरुण। तो बच्चों, उपग्रह, चांद का मतलब केवल चांद, चांद का मतलब उपग्रह जो उसकी परिक्रमा करता हो। तो इसमें शुक्र ऐसा ग्रह है जिसपे कोई चांद नहीं है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो सही जवाब बच्चों बी, 51 का बी, पश्चिमी घाट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, जो कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दूध से संबंधित है प्यारे बच्चों। अब आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड दूध, जो श्वेत क्रांति भी बोलते हैं कुछ लोग, श्वेत क्रांति के पिता कौन, किसको कहा जाता है? जरूर मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप कमेंट करिए, लिखिए। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कौन है। बवंडर या टॉर्नेडो क्या है? कीपदार बादलों की के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। जैसे बवंडर ऐसे नहीं होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये वाला विकल्प सही है, यही वाला सही है, ये कीपदार। क्वेश्चन नंबर 54, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप? यूरोप में है नहीं, अफ्रीका में है नहीं, उत्तरी अमेरिका में बहुत कम देश हैं। दक्षिण अमेरिका सही आंसर है। ब्राजील और कोलंबिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? निम्नतम स्थान है मतलब जो सबसे नीचे से नीचे है, जो समुद्री तल से बहुत नीचे है। तो उसका सही जवाब है आपका मृत सागर। जो मृत सागर है ना, वो बहुत नीचे है। मृत सागर क्यों नाम पड़ा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। उसका सही आंसर देने वाले को हार्ट और लाइक मैं दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैथ के लिए मैंने माफ कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, चैप्टर वाइज सॉल्व करके लाइव वाले सेक्शन में कर रखा है। आप उसको देखिए, पूरा सीखिए, समझिए, बहुत बेनिफिट होगा। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी या बांदा? तो सही जवाब है सी, वाराणसी। यहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? आगरा, मथुरा, बरौनी, कानपुर। बरौनी तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है मथुरा, मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत। बांदीपुर पीलीभीत तो है, दुधवा भी है, अमनगढ़ भी है। तो इसका सही आंसर है डी, बाकी सब। बांधवगढ़ नहीं है। दुधवा तो है, जानते हैं आप लोग, लखीमपुर खीरी। अमनगढ़ में है, ये अब सहारनपुर जिले के आसपास है, और ये जिम कार्बेट के आसपास का है ये। जिम कार्बेट जो लखनऊ, जो उत्तराखंड में है, उससे सटी हुई सीमा में, उत्तर प्रदेश की सीमा में जो इलाका आ जाता है वो अमनगढ़ कहलाता है। अमनगढ़ बफर भी बोला जाता है इसको, पीलीभीत में है जो बाघों का अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? देखो, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिरता है, बिल्कुल गिरता है।
वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, जब मुद्रा के मूल्य गिरेगा तो वस्तु के दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। तो डी वाला विकल्प सही आंसर है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। ई कॉमर्स करेंगे, बिजनेस मैंने ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं आप, तो उसमें कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। उच्च प्रारंभिक लागत, शुरू में बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। उच्च स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, मतलब कहीं से भी खरीदिए, कहीं से भी बेचिए। सुविधाजनक वैश्विक पहुंच, पूरे इंटरनेट की मदद से बहुत पहुंच हो जाती है। असीमित व्यापार समय हो सकता है। तो ए वाला विकल्प सही आंसर है प्यारे बच्चों, ए उच्च प्रारंभिक लागत है, यही है जो कि नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया। क्यों लिया मैंने ये वाला, क्योंकि 25 जनवरी हाल ही में बीता है, और दूसरी चीज हमारे यहाँ चुनाव भी आने वाला है, 2024 चल ही रहा है, इसमें लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और इस चुनाव से संबंधित आप जाने गए होंगे, मतदाता दिवस से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। होता क्या है ना बच्चों, मैं समझा देता हूँ कि जो कंप्यूटर होते हैं उसके साइंस को, उसके पढ़ाई लिखाई को कहते हैं टोपोलॉजी। नेटवर्किंग बहुत सारे लोग कहते हैं, तो नेटवर्किंग को ही असल में शुद्ध किताबी भाषा में टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे बायो को पढ़ाई वाली बायोलॉजी कहलाती है, ज्योग्राफी होता है, वैसे ही टोपोलॉजी भी एक पढ़ाई सिलेबस, एक डिस्कशन का पॉइंट है। और टोपोलॉजी जो इसमें नेटवर्किंग के मेथड्स समझे जाते हैं। तो टोपोलॉजी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। और इसमें दिया हुआ है स्टार, मेस, रिंग, बस, क्या क्या होता है, जिसमें कह रहा है कि प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, एक कंप्यूटर से ही सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अब देख लो तुम, स्टार के जैसे बन रहा है ना, इसको क्या नाम मिलना चाहिए, स्टार टोपोलॉजी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए। लेकिन मैं बाकियों के बारे में भी बता देता हूँ, यही हमारे यहाँ आपको तुमको मिलेगा कि बाकी विकल्पों पे भी डिस्कशन में करके दिखाऊंगा। मेस में क्या होता है कि एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, मतलब आपस में एकदम समझो कि एकदम खजर मजर होता है। जैसे तुम जानते ही हो कि एक कंप्यूटर इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, आपस में जुड़ गया, ये वाला उससे जुड़ गया, ये वाला उससे जुड़ गया, तो इस तरह से ये मेस हो जाता है, एकदम पूरा जटिल हो जाता है, इसलिए इसका नाम है मेस। रिंग वाले में क्या होता है बेटा कि एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से, चौथा पहले से, ऐसे रिंग के जैसे एक कंप्यूटर ऐसे जुड़े रहते हैं। ये रिंग वाला हो जाता है। बस वाले में क्या होता है, जैसे बस होती है, एक बस दूसरी बस, ऐसे एक एक करके एक कंप्यूटर इससे जुड़ेगा, उसके बाद इससे जुड़ेगा, उसके बाद इससे जुड़ेगा। प्यारे बच्चों इसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ने की जो टेक्नोलॉजी है वही कहलाती है टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करके दिखाता हूँ। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी बच्चों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत बहुत गहराई से क्वेश्चन उठा लिया गया है, और इसमें इसका सही आंसर होगा सी, और यही सही है, बाकी सब अलग अलग गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब है ए 14 नंबर, 14 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जा सकता। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भैया राष्ट्रपति पे आधारित क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत बड़ी संभावना है। तो इसका सही आंसर है 55, बी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा उपसभापति थे। पहली लोकसभा में जब आजाद हुआ उसके बाद जो पहले उपसभापति चुने गए वो कौन थे। तो एम ए अयंगर भी कहा जाता है इनको, उनका फुल फॉर्म यहाँ दे दिया है, एम अनंत सयानम अयंगर। सही आंसर है सी। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति के चुनाव, संसद के दोनों संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति के चुनाव 66। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, काहिरा किस देश की राजधानी है। इथोपिया, मिस्र, गिनी, बेनिन।
तो सही आंसर है प्यारे बच्चों मिस्र, मिस्र की राजधानी है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है? क्या क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानती है जीएसटी के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये उन करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके लिए आप एकदम पूरी तरह से तैयार रहिएगा। जीएसटी संबंधित उल्लेख 279 कॉम है, बी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, 71 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनिए। यहाँ से रीजनिंग चालू हो गया। आरी बढ़े, आरी का जो संबंध बढ़ई से है, वैसे ही कैंची का संबंध किससे है भैया? तो आप देख के बता सकते हैं कि दर्जी सही आंसर है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था। आगे देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर वाला, जो कह रहा है दिए गए विकल्पों में संबंधित को चुनिए। विकल्प में तो दी गई जानकारी है, और जो प्रश्न में दिया है सब में अक्षर ही दिए गए हैं। और जो ACDF है, हमको ये पता करना है कि ACDF जो है उसका MOPR से क्या लेना देना है। ठीक, तो जो रिश्ता ACDF का MOPR से होगा, वही TVWY का किससे है, ये पता करना है। अगर आपने नंबरिंग सीख रखी है तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या संबंध है ACDF और MOPR में। देखिए, ACDF MOPR नंबरिंग कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सारी चीज। 1 3 4 6 13 15 17 16 16 और 18। ठीक है, तो 1 का 13 से हम कंपेयर करके देखें, 12 का डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, 3 का हम 15 से कंपेयर करके देखें तो 12 का डिफरेंस है। 4 का 16 से कंपेयर करके देखने में 12 का डिफरेंस है। 6 का 18 में 12 का डिफरेंस है। 12 का डिफरेंस है बच्चों। तो हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं, फिर 12 जोड़ के देखेंगे कौन सा विकल्प सही आएगा। देखिए, इसमें 20 दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ है उसके बाद 22, भी का होता है 22, 23 और 25। प्यारे बच्चों, देखो सारे विकल्प का जो पहला लेटर है अलग अलग, अगर हम पहले लेटर में ही सिर्फ देख के आंसर ले दें तो पूरा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम बच जाएगा। यही सब तो स्मार्ट वर्क में सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कोचिंग में, कि आप पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार विकल्प में नजर दौड़ा कर देख लो, भाई विकल्प में हुआ क्या है। सारे विकल्प का पहला लेटर अलग अलग है, तो केवल हम एक निकाल लें तो बात उसी से बन जाएगी। 20 में अगर हम 12 जोड़े तो देखो 32 हो जाएगा। 32 अक्षर तो होते ही नहीं, 26 अक्षर ही होते हैं, कहां से 32 आ गया। अब इसका क्या करें? तो जब भी 26 से ज्यादा है तो उसमें से 26 घटा लिया जाता है। 12 में से 6 गया, 6, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 6 बचा ना। 6 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? तो F होता है। विकल्प कौन सा है जिसमें F दिया हुआ है? तो D वाला विकल्प सही आंसर है प्यारे बच्चों, D सही आंसर है, FHIK। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर और सारे विकल्प दिया होता F कई सारे विकल्पों में, तो हम आगे चेक करते हैं, हमको वही आंसर मिल गया, काम खत्म। 5 का जो संबंध 30 से है वही संबंध 9 का किससे है? 73 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो 5 का गुण 6 करोगे तो 30 हो जाएगा, 5 में 6 से गुणा करो, 5 6 30 हो जाएगा। वैसे 9 का 10 में गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से इसका आंसर आ गया 90। 9 का अगली संख्या 10 होती है, 9 से 10 में गुणा करोगे 90 हो जाएगा। 5 में अगले 6 से गुणा कर दिए 30 हो गया। तो इसका सही आंसर है 90। अगले प्रश्न की तरफ ले चलता हूं मैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, प्यारे बच्चों के प्रतीक ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, और 30 मीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, तथा 100 मीटर चल गया, जहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर जाकर रुक गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बनाते हैं। नहीं बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं आपकी सुविधा के लिए बना देता हूं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस अच्छी है, कोई बात नहीं, आप इस पे सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, दक्षिण की ओर चलना आरंभ करते हैं प्रतीक बाबू, चला देते हैं इनको। 50 मीटर चलने के बाद फिर ये क्या कर रहे हैं कि दाहिने मुड़ते हैं। अब देखो नीचे मुंह है ना, तो दाहिने हम इसको ऐसे ले चलेंगे, उल्टा, नीचे मुंह होने पे उल्टा ले चलते हैं। और वह 30 मीटर चला, ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है कि वह दाहिने मुड़ा, यहां से दाहिने ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर हम ले चलते हैं इसको। 100 मीटर बोला है, यानी 50 से ज्यादा है, तो हम 50 से अंदाजा लगा के खींच लेंगे लंबी लकीर, 100 मीटर ये हो गया। तो अब वहां से क्या हो रहा है, दाहिने ओर मुड़ के 30 मीटर चल रहा है, फिर दाहिने मुड़ के 30 मीटर चल रहा है। प्यारे बच्चों, एकदम 30 के सामने हो जाएगा 30। अब यहाँ से ये दूरी पता करनी है और दिशा भी पता करनी है। जाहिर सी बात है, 100 टोटल है यहाँ से वहां तक, उसमें से 50 निकल गया, ये वाला 50, तो बच गया 50 मीटर। दो विकल्पों में दिया हुआ है, तीसरे और दूसरे में है।
लेकिन अब हमको दिशा डिटरमाइन करनी है कि आखिर आरंभिक स्थान से दूरी किस दिशा में है। ये आरंभ यहाँ से हुआ था, ये पॉइंट है आरंभ होने का, और वर्तमान में यहाँ है। यहाँ से आरंभ से, यहाँ से स्टार्ट करना, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाने वाली दिशा हम कहते हैं उत्तर। तो 50 मीटर उत्तर सही आंसर है प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम जो बाकियों से अलग है वो चुनना है। आलू प्याज टमाटर गाजर, कितना शानदार क्वेश्चन है। आलू प्याज टमाटर गाजर जो होते हैं, टमाटर को छोड़ के बाकी सब जमीन के नीचे उगते हैं और टमाटर ऊपर उगता है फल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 75 76 देखते हैं। इसमें भी आपको अलग वाला चुनाव करना है। विकल्प में दिया हुआ है 2 4 6 246 3 5 6 5 2 7 6 3 9। वाह भाई वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। शुरू के दो अंकों को जोड़ के बगल में लिख दिया गया है। 6 3 9 2 4 6 5 3 8 होना चाहिए, यहाँ 6 दिया हुआ, यही है जो बाकियों से अलग है। सही आंसर है प्यारे बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें देखो अलग कौन सा है। आपको अगर नंबरिंग करेंगे तब जाके मामला फिट हो पाएगा। चलो नंबरिंग कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 15, उसके बाद से 19, उसके बाद से 22, फिर यहाँ देखो 22 26 और यहाँ 2 2 की जगह हम इसको 26 में 2 जोड़ के 28 बना सकते हैं, या 2 भी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या होने वाला है आगे। 1 5 7, यहाँ देखिए 8 12 और 14। गौर से देखो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। 15 4 19, 15 और 19 में 4 का अंतर है, उसके बाद 3 का अंतर है। ओके, 4 और 3 हो सकता है ऐसा सीरीज बनाया हो। 22 4 26, 26 2 28, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 4 का 2। यहाँ देखो 4 और, अरे वाह, 1 5 4 का डिफरेंस है, 5 7 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यानी ये 3 बी सी डी एक तरीके के हैं, ए बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के लुप्त पद को चुनिए, अनुक्रम को पूरा करिए। ओके प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। विकल्प के चारों विकल्पों में देखोगे तो शुरुआती दो अंक अलग अलग हैं। हमको खाली अगर पहला क्रैक कर लें तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो 5 में 2 जोड़ के 7 बनाया, 7 में 3 जोड़ के 10 बनाया, 10 में 4 जोड़ के 14 बनाया, आगे जोड़ के 5 जोड़ के 19 होना चाहिए। सही आंसर है डी 19 वाला। ऐसे आप अगर विकल्पों पे ध्यान देते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पूरा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमको कम ही कम में आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये प्रश्न देखो, जीव संबंध प्रोत्साहन का विजय। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। अब रीजनिंग है, इसी से तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होगी बढ़िया से निकाल लेगा, नंबर खींच लेगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। प्रोत्साहन का जो संबंध विजय से है, विजय करने से प्रोत्साहन मिलता है, वैसे ही क्या करने से कुंठा मिलती है, तो विफलता से कुंठा मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर है डी। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीते कल से पहला दिन, मैंने परसों वाली बात हो रही है, बीते कल से पहला दिन, ठीक है, रविवार बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाने वाला क्वेश्चन। तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। बीते कल से पहला वाला दिन यानी ये मान लो आज, ये कल, और ये उसके पीछे वाला दिन बृहस्पतिवार, फिर यहाँ शुक्रवार हो जाएगा, और आज शनिवार हो जाएगा। ये आज वाली बात हो गई। और रविवार कब होगा, आने वाला कल। तो सही आंसर है ए, आने वाला कल। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण पदाधिकारी कौन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखो इस तरह के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछ चुका है, इस बार भी बहुत बड़ी संभावना है पूछने की। तो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के नियंत्रण पदाधिकारी कौन होते हैं, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ठीक है, या गृह मंत्रालय। तो सही आंसर गृह मंत्रालय। जो आईपीएस नियंत्रण करता है वो होता है गृह मंत्रालय, होम सेक्रेटरी। फायरवुड को किसी सांकेतिक भाषा में एरिफ DWO लिखा जाता है। तो इस तरह से फ्रैक्शन के, तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए शुरू के 4 अक्षर उलट दिया गया है यहाँ, और आखिरी के 4 अक्षर उलट के लिख दिया गया है उसके बाद। तो यही काम हम भी करेंगे। चलो करके देखते हैं। FRAC को हम लिखेंगे CARF। क्या एक ही विकल्प ऐसा जिसमें दिया है, तो हम उतना देखे, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं भाई, हमको टाइम बचाना है, वहां कोई जाके साबित नहीं करना है। तो CARF एक ही विकल्प है, पहला विकल्प जिसमें ऐसा दिया हुआ है, बाकी विकल्प में CRAF दे दिया है, तो हम इसको छोड़ देंगे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी।
यहाँ से पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैथ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने पहला सवाल देखा जो दिया है कि जो 24 से 60 है 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी से बड़ी ही ले लेते हैं चारों विकल्पों में से। 24 से 24 60 84 कटेगा? नहीं कटेगा। 24 तो कट जाएगा, 60 और 84 नहीं कटेगा। 24 से छोड़ दो। 18 से 24 कटेगा? नहीं कटेगा, सब कटना चाहिए। अब इसके बाद बड़े से बड़ा ले गए तब चेक करेंगे, फिर उस बड़ा उससे छोटा, फिर सब उससे छोटा, आखिर में सबसे छोटा। 4 विकल्प दिया है, एक एक ट्राई करेंगे। आप चाहे तो HCF ले सकते हैं। अगर आपको HCF लेने की प्रैक्टिस अच्छी है तो फटाफट HCF ले लीजिए। भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, जो विधि आपको आती है फटाफट कर लीजिए। मैं राय दूंगा अगर आपकी प्रैक्टिस इसमें भी अच्छी है तो आप विकल्प से भी कर सकते हैं बहुत कम समय में। क्या 12 से 24 60 84 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। बड़ी बड़ी संख्याओं में भाग विधि यूज किया जाता है, छोटी संख्या से ऐसे भी काम निपटाया जा सकता है। तो सही आंसर है ए 83 का। देखो पिछली बार जो हुआ था एग्जाम, उसमें HCF एलसीएम बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, एकदम हलवा क्वेश्चन आए थे, लेकिन उतने इजी नहीं आएंगे अब। हमेशा की तरह मैं गेस करके बताया हूँ अपने विद्यार्थियों को, जैसे मैंने पिछले बार भी गेस करके बताया था अपने विद्यार्थियों को, उससे बहुत सफलता मिली लोगों को। इस बार भी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको दे रहा हूँ गेस करके, इससे बहुत बेनिफिट होगा। आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। जितने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वह आप उसको सब देखते जाइए। 42.5 मीटर लंबी छड़ में से 85 सेंटीमीटर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 42.5 सेंटीमीटर में है, इसको 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि जो टुकड़ा है ना वो 85 सेंटीमीटर वाला है, तो इसलिए दोनों के यूनिट सेम करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, ऊपर मीटर से सेंटीमीटर में बदल दिया। अब इसको काट कूट करने में जितना देर लगे देखो ध्यान से। कटेगा ये 17 से 5 बार में, चलो काट लेते हैं। 17 से कटेगा 17 दूनी 34, 17 पचे 85। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 बार में। अब 0.5 है यहाँ, उसमें 100 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों 50%, 50 आएगा, 50 टुकड़े कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 84 का डी। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है प्यारे बच्चों? यदि किसी समानुपात के पहले, दूसरे, चौथे और चौथे अनुपात दिया हुआ है, पद 51, 81 और 108 है, तो तीसरा पद क्या होगा? चलो देखते हैं। 4 पद होते हैं समानुपात में, ठीक ना? बीच में दो दो बिंदी लगा दो। समान अनुपात को मतलब दो ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो, ठीक है? ओके। अब देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 51, वो लिख देते हैं। दूसरा 81 दिया है, वो लिख देते हैं। चौथा, तीसरा नहीं दिया है, तीसरा तो पूछ रहा है, चौथा दिया है 108। प्यारे बच्चों इसको हमें सॉल्व करके देखना है। तो 51 बाहर बाहर गुणा होता है, अंदर अंदर गुणा होता है, और उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। 108, अब जब बाहर अंदर अंदर गुणा करके फिर ट्रांसफर करोगे तो 81 आएगा। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में जितना देर लगे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 51 108 में गुणा करके तब भाग दो, चाहे भाग दो, छोटा छोटा करके काटो। 9 से कट जाएगा 9 बार में, बिल्कुल कट जाएगा। 9 से कट जाएगा ये 12 बार में, और काटिए। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 17 बार में। 17 चौको 68, सही आंसर है पहला विकल्प 68। तो इस तरह को काटने में जितना देर लगे, ये बाकी सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक फल बेचने वाले को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यदि उसने 1 रुपए के 2 नींबू खरीदे और 3 रुपए के 4 नींबू बेचे? यह रेट वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सिखाऊंगा जो आप देख के एकदम मजा आ जाएगा आपको। देखो, आप पहले कोई सामान खरीदते हैं, फिर उसकी बिक्री करते हैं। खरीदते समय भी आप इस सामान को पहले तौलते हैं वस्तु, और फिर उसके बाद रुपया देते हैं। अब इसको फिल करो, फिर उसके बाद ट्रिक देखो कितना शानदार बताता हूँ। तो 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा, 1 रुपया 2 नींबू। बेचते समय क्या किया? 3 रुपया में 4 नींबू बेचा। अब हम इसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, और ऐसे, हाँ अब गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ जो लिखा जाता है वही नीचे भी लिखा जाता है, गुणे 100। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, 2/4 गुणे 100। प्यारे बच्चों 2 से 1 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से प्यारे बच्चों ये 50 बार में कट जाएगा। तो सही आंसर आ गया 50%। देखिए कौन सा विकल्प सही दिया है? सी वाला विकल्प सही है। तो यह पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ ट्रिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 87 नंबर। एक वस्तु के अंकित मूल्य में पहले 15% फिर 10% की 2 क्रमिक छूट देकर 3060 रुपए में बेच दिया जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। प्यारे बच्चों एक्स मान लेते हैं, उसका अंकित मूल्य है,
उसमें पहले 15% की छूट की गई तो हो जाएगा 85%, बचा 85%। उसमें 10% और छूट कर दिया जाएगा, बचा 90%। ऐसा करते करते हो जाएगा 3060 रुपया। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालें, कैलकुलेट करने में जितना देर लगे, चलो काट कूट करते हैं हम लोग। 9 से कट जाएगा, ये 0 0 कट दो, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, ये देखो 9 3 27, 9 चौको 36, और काटो प्यारे बच्चों, 17 से कट जाएगा 17 5 85, 17 दूनी 34, और काटो इसे, 5 से कट जाएगा यह 20 बार में, और वह सारा गुणा हो जाएगा उधर जाके, 4000 सही आंसर आ जाएगा। ठीक, सही आंसर है पहला ए। देखा तूने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हरि ने 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000 जमा किए, उसे कितना ब्याज मिलेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये परेशान कर सकता है लोगों को। पहला हमारा काम होना चाहिए कि दिन काउंट करेंगे, काउंट करके देख लो, फरवरी के 4 तारीख से लेके 18 अप्रैल तक 73 दिन होंगे, और इसमें हमें क्या करना है, 73 दिन है ना, तो उसे वर्ष में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटा 100। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 25,000 रुपया, मूलधन जिसको हम बोल सकते हैं। रेट कितना है प्यारे बच्चों, 6.25%। और टाइम कितना है, तो 73, ठीक है, 73 बटा 365। क्यों 365, क्योंकि 365 दिन होते हैं, तो इसमें 73 में हम 365 भाग देकर साल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक काउंट करो, 73 दिन होंगे, और नीचे जैसा कि 100 रहता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो 312.5 आएगा प्यारे बच्चों। सही आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, यदि किसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज इतना 410 और 400 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखो इसका ट्रिक है, R बराबर 200D बटा SI। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 200 डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 410 और 400 में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, वो D है। SI मैंने साधारण ब्याज 400, उसे नीचे लिखेंगे। अब इसको काट कूट करने में जितना देर लगे, 200 से 400 2 बार में कट गया, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो सही आंसर आएगा BC 5%। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, A, B और C ने 4700 से एक व्यापार आरंभ किया। A ने B से 500 रुपए अधिक निवेशित किया, B ने C से 300 रुपए अधिक निवेशित किया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 1410 रुपया है, तो ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो अनुपात में मूलधन दिया जाता है, निवेश किया जाता है, ठीक उसी अनुपात में मुनाफे को भी वितरित किया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे सबको बराबर बांट दें भैया, बराबर तब बांटेंगे जब बराबर पैसा लगेगा, बराबर समय के लिए लगेगा। अगर पैसा उसके हिसाब से नहीं है, तो यही मेन मेन चीज है इसमें, कि इसमें कितना पैसा किसका लगा है, जिसका पैसा जितने दिन उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। चलो पता करते हैं कि 4700 रुपए जो टोटल जमा हुआ उसमें किसका पैसा कितना है, फिर रेशियो निकाल के मुनाफे को भी उसी रेशियो में बांट देंगे। ABC 3 लोग दिए हुए हैं। ABC में बोल रहा है कि A ने B से, B ने C से, C ने किसी से कुछ नहीं लिया, तो C मान लेते हैं 100 रुपया लिया, उसका 100 रुपया निवेश किया। B उससे 300 रुपया अधिक, X में 300 हम जोड़ देंगे। अच्छा, और ए क्या कह रहा है कि बी से 500 अधिक, इसमें भी 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800, 500 प्लस 300 800, ये इनके रेशियो हो जाएंगे। अब ये सारा जोड़ जाड़ के देखो ध्यान से, ये सारा जोड़ जाड़ के 4700 रुपया होना चाहिए। तो हम इसी बात का यहाँ फायदा उठाने वाले हैं। x प्लस 800 प्लस x प्लस 300 प्लस x बराबर 4700। प्यारे बच्चों सारा जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, और बाकी को जोड़ेंगे 8 3 1100 हो जाएगा, बराबर 4700। चलो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो कट गया, और 2 से 0, और 7 में से गया 6, 4 में से गया 3, 3600। 3x बराबर 3600, 3 से कट जाएगा 12 बार में, x बराबर 1200, यानी कि x की वैल्यू 1200, b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1200, ये हो जाएंगे 1500, और ये में इसमें 800 जोड़ेंगे 1200 में, x में 800 जोड़ेंगे, यानी 1200 में 8 जोड़ेंगे तो 2000। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये देखो
दो इसका रेशियो जब निकालेंगे 200 जीरो सब में कट जाएगा, बचेगा 20 15 12, 20 15 12, 20 15 12। ओके, अब हमको क्या पूछ रहा है, ए का लाभ बताना है। ए का हिस्सा है 20, सारे पैसे को हम इतने टुकड़ों में बांटेंगे, उसमें से 20 हिस्सा ले लेंगे, वह होगा ए का। कितना है, 1410 रुपया है। 1410 में कितने से गुणा करना है, तो 20 से गुणा करना है, लेकिन पहले भाग देना पड़ेगा सारे रेशियो जोड़ के। चलो जोड़ते हैं, 5 2 7, 2 2 4, 47 रेशियो। इसमें हम काट कूट कर लेते हैं, चलो काटते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलो काटते हैं। 47 से कितनी बार में कटेगा, 3 7 21, 3 4 बार, 3 बार में कट जाएगा। 30 जीरो बच गए, 20 में 30 से गुणा हुआ, 600 सही आंसर है। प्यारे बच्चों 90 देखो कितना शानदार क्वेश्चन, कितना जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस अनुपात में पैसा निवेश किया गया है उसी अनुपात में मुनाफा बांटा जाएगा। प्यारे बच्चों 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो औसत को हम योग में कन्वर्ट करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। पहले हम देखते हैं कितना दिन है, दिनों की संख्या कितनी है, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन है, तो 37 में हम 3 से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा 3 7 21 के, एक हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस बच्चों आया है। ये अब हो गया। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान क्या है, तो मंगलवार से बुध, ये भी 3 दिन है, तो 34 गुणे 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 चौक को 12 के, 2 हाथ में 1, 3 3 का 9, 1 10, 102। अब ये क्या है ना कि इसमें सोमवार से बुधवार तक का ऊपर वाले में जुड़ा हुआ है और नीचे में मंगलवार से बृहस्पतिवार तक जुड़ा हुआ है। हम घटा लेते हैं, 9 आएगा। ये जानते हो किसका किसका होगा डिफरेंस, सोमवार और बृहस्पतिवार का डिफरेंस होगा 9 डिग्री। ठीक, अब इनके बीच का जो रेशियो है वो नीचे यहां से निकल आएगा, 4/5 का की जिससे जुड़ा रहता है वो नीचे वाला हो जाएगा। सोमवार के तापमान का यानी 5 रेशियो हो जाएगा सोमवार, यहां मैं लिख देता हूँ 5 रेशियो सोमवार, और 4 रेशियो हो जाएगा बृहस्पतिवार। इनके बीच के डिफरेंस हम लेके यूज कर लेंगे, 4R लिख लेते हैं, 5R ले लेते हैं। 5R में से 4 आ जाएगा, 1R यानी 1 रेशियो बचेगा 9 डिग्री के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान 4 रेशियो पूछ रहा है, तो 4 रेशियो वैल्यू हो जाएगी 9 चौको 36 डिग्री। सही आंसर प्यारे बच्चों 36 डिग्री है, विकल्प संख्या बी। चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखो ये जो रेशियो निकाल लेंगे बहुत आसानी से। 6 वर्ष पूर्व का हम निकाल लेते हैं, 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की हम निकालते हैं, पिता और पुत्र। ओके, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, माने एक तो पिता की हो जाएगी 5। ओके, अभी देखो रेशियो है वो भी 6 साल पहले का, हमको योग पता होता है 6 साल पहले का, तो उसके यूज करके हम इसको रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो 60 दिया है वर्तमान का दिया है, तो अगर हमको 6 साल पीछे जाना हो तो पिता में से भी 6 घटाएंगे, पुत्र में से भी 6 घटाएंगे, यानी 6 6 12 घटाएंगे, हो जाएगा 48। तो इनका योग हो जाएगा 48 वर्ष। अच्छा, पुत्र की आयु निकाल लेते हैं, जो भी है 6 साल पहले, फिर 6 साल बाद वाला पता कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखो 48 जो है दोनों के रेशियो जोड़ के है, 5 1 6 जोड़ के है, 6 से इसमें भाग दे देंगे, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 48/6, 6/48, एक रेशियो बराबर 8 वर्ष। अच्छा, अब हमसे पता करना है कि भाई बच्चे का 6 साल पहले 8 साल का था, ठीक है, तो अब से 6 साल बाद कितना साल का होगा, तो 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्तमान। 6 साल पहले कोई 8 साल का था, तो इस समय कितने साल का हो चुका होगा, उसमें 6 जोड़ देंगे, 14 साल का। 6 साल बाद कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे, 20 साल का। सही आंसर है बी। देखो बहुत अलग क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 92 नंबर बी, 92 का बी। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो जब कोई ट्रेन ना प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, किसी अन्य ट्रेन को पार करे, जब किसी ऐसी लंबी वस्तु को पार करता है तो ट्रेन की जो लंबाई है प्लस जिसको पार कर रहा है उसकी लंबाई
लेके दूरी के रूप में कन्वर्ट मान लेते हैं। जैसे मान लो ट्रेन की लंबाई 100 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 है, तो हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे 100 + 200 यानी 300। यहाँ पे हमको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 है और ट्रेन की लंबाई, मालगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं, तो दूरी की जगह यूज करेंगे हम x + 250। फॉर्मूला क्या होता है, एक ही बेसिक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है प्यारे बच्चों, 250 + x, क्योंकि वही दूरी बन जाती है जो ट्रेन की लंबाई और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ जाड़ के होगी। समय कितना है प्यारे बच्चों, 26। देखो ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड में है, और यहाँ 72 किलोमीटर नहीं काम बनेगा, इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। देखो बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में गुणा बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। अब इसको हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। 18 से कट जाएगा 4 × 18 = 72, 4 × 20, 20 में 26 से गुणा हो जाएगा, 26 दूनी 52, 520, और उसमें से 250 आगे घट जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से 270 आंसर आ गया, विकल्प संख्या डी। देखो कैलकुलेशन में ही सबसे मेन चीज है, जो कैलकुलेशन फटाफट फटाफट कर लिया, काम खत्म हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या की माप क्या है जो एक ऐसा अंतः त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई है। अरे ये तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है ना, जैसे देखो 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब समकोण त्रिभुज जो होता है ना, जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें ये 3 भुजाओं का सेट होता है, फिक्स है। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, उन ट्रिपलेट में से एक दे दिया है, 8 15 17, ये पहचान में आ गया। अब ये जो बन क्या रहा है, आकृति में यहाँ बनाया जाता है, एक वृत्त है उसके अंदर त्रिभुज बनाया जा रहा है। त्रिभुज ऐसे बनेगा और इसमें जो कर्ण होगा, जो बड़ी वाली भुजा वही कर्ण होती है, 90 के बड़े वाले कोण के सामने की भुजा बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ हो जाएगा 17, इसमें से एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन मैंने बिना नाप जोख के बनाया है। 15 यहाँ पे ये संपूर्ण त्रिभुज है, और ये जो कोण होता है ना, ठीक उसका आधा मध्य बिंदु केंद्र होता है, त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, कर्ण का आधा त्रिज्या होता है, कर्ण का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे कर्ण है 17, उसका आधा होगा 8.5, आंसर हो गया ए 8.5 इकाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो उसका वास्तविक लागत क्या होगा। प्यारे बच्चों, चलो सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, 600 रुपया दिया हुआ है अंकित मूल्य, उसमें क्या किया उसने, 20% छोड़ दिया, कितने में बेचा होगा, 80% बेचा होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि 480 रुपया में बेच दिया। ओके प्यारे बच्चों, हमने 480 में बेच तो दिया, 60% लाभ भी कमा रहा है। 100% हर चीज का लागत मूल्य होता है, 60% मुनाफा कमाना है तो 160 पे बेचा गया होगा, तो 160% बराबर 480। ठीक है, 100% हमको निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा 480 में 16 160 से भाग देंगे और 100 से गुणा भी करेंगे प्यारे बच्चों। 100 3 48, 300 हो जाएगा, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ, सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं बच्चों। बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुनिंदा दिया मैंने, रीजनिंग के भी, हिंदी के भी, मैथ के भी, जीके यूपी जीके सब दे दिया है, जो जो क्वेश्चन मेरी तरफ से गेस थे। अब और भी क्वेश्चंस और भी अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। लाइव क्लासेस भी रेगुलर लेता हूँ, लाइव क्लासेस में जाके आप मैथ अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो भी उत्तर प्रदेश सिपाही में पूछा है, तो मैंने लाइव सेक्शन में उसे पढ़ा रखा है, टॉपिक चैप्टर वाइज। आप जरूर जाके उसे देखिएगा, बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका प्लेलिस्ट, आप उसको देख लीजिएगा, पूरा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह शेयर करने ही से बढ़ेगी बात और फायदा होगा सबको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।